नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बात पच्चीसी की 8वीं बात में। और आज हम एक विषय की ओर दोबारा लौटेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इवोल्यूशन या कि रेवोल्यूशन उसे कहा जाता है। तो हम आज ये चर्चा करेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेवोल्यूशन या कि इवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुआ, किसी दूसरी जगह क्यों नहीं हो पाया। क्या ऐसे मुख्य कारण थे जिनके कारण ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो जो क्रिया है, जो कि एक पूरा लंबा 250 साल का जो इतिहास है, जिसने अ, जनजीवन को पूरी तरह से, दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। उससे पहले अ, मतलब 1750 और उससे पहले जो हजारों साल गुजरे, उसमें दुनिया में और मानव के पास में इतना सब कुछ तेजी से यात्रा करना या कि लोगों से बात करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, नए नए यंत्रों का इस्तेमाल करना, उनका बाजार में मिलना, ये सब इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो इन 250 सालों में, ये 1750 और उसके बाद की अगर हम बात किए जाए, तो कुल मिला के ये देखिए कि 250 270 साल है। यानी इसमें पूरी की पूरी दुनिया को बदल डाला। लेकिन ये शुरुआत हुई इंग्लैंड में। और ये इंग्लैंड में क्यों शुरुआत हुई, तो इसका एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं कि दूसरी दुनिया में क्या हो रहा था। यानी कि भारत में थोड़ा बहुत क्या हो रहा था, यूरोप में क्या हो रहा था। जैसे उसी समय 1785 के बाद और 1799 के आसपास या 1800 के आसपास तक तो फ्रांस में तो क्रांति चल रही थी। वहाँ लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। वहाँ पे शासक और जनता के बीच में एक द्वंद्व चल रहा था। उसने आगे जाके बदल दिया। पूरे समाज और जनता और शासकों के बीच के संबंध को उसने बदल दिया। और हिंदुस्तान में क्या हुआ था उससे पहले, यानी कि वो क्या एक स्टेज थी, क्या वो जगह थी, क्या समय था कि जबकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। लेकिन उससे बहुत पहले करीब अ, 160 या 70 साल पहले अंग्रेज भारत में आ चुके थे। सबसे पहले अंग्रेज भारत में आए थे 1608 के आसपास। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। वो एक शेयर होल्डर की कंपनी थी। जिस तरह की आजकल की कंपनियां थे, उसी समय उसकी शुरुआत इंग्लैंड में हो चुकी थी। और ये जो मर्केंटाइलिज्म है, यानी कि व्यापार करने के जो तरीके उस समय आगे बढ़ रहे थे, उसने भी औद्योगिक विकास में या कि औद्योगिक क्रांति जिसे हम कहते आए हैं, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बनाई गई थी कि वो लोग, जो कंपनी के लोग हैं, वो दुनिया भर में जाएंगे, नई नई जगह पे जाएंगे, वहाँ से रॉ मटेरियल लाएंगे और वहाँ का जो इंग्लैंड में बना हुआ सामान है उसको बेचेंगे, या दूसरी जगह से भी ले जा करके बेचेंगे और रॉ मटेरियल भी अपने यहाँ लाएंगे दूसरे, यानी कि पूरी तरह से व्यापार करेंगे। तो ये व्यापार की जो एक शुरुआत थी ऑर्गेनाइज्ड, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के करीब 170 साल पहले। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आरंभ हुआ, तो ये सब उससे पहले हो चुका था। यानी कि उससे पहले ही उनमें इतनी जिज्ञासा थी, इतनी हिम्मत थी, उनके पास में ऐसे जहाज थे और कि वो समुद्र की यात्रा करके अननोन टेरिटरी, जहाँ के जिसके बारे में वो जानते नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है, वहाँ जा कर के वहाँ कैसे उनके सामने खतरे होंगे, किस तरह के लोगों से उनका सामना होगा, और रास्ते में किस तरह के और खतरनाक मंजर उनको देखने पड़ेंगे, इस सब के लिए वो तैयार थे। यानी कि एक जिज्ञासा की, दुनिया को देखने की, उसमें चक्कर लगाने की एक घुमंतु प्रवृत्ति थी। और उसमें उन्होंने व्यापार भी शामिल कर लिया था। तो यानी कि उसका
कॉज एंड इफेक्ट था कि उनको पूरी दुनिया में व्यापार के लिए नए नए रास्ते, नई नई जगह ढूंढनी थी। लेकिन इसके लिए जो भी उनको जहाज चाहिए थे, जो भी उनको और दूसरी जानकारी चाहिए थी, जो नेविगेशन की, जहाज के अलावा जो नेविगेशन किस तरह से कब जाएगा, किस तरह से जाएगा, उसका भी उनको ज्ञान था। तो इसके कारण यानी कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, जो विकास की एक धारा 1750 के आसपास से आरंभ हुई, उससे पहले, उससे 150 साल पहले ये सब कुछ हो चुका था। तो ये परिप्रेक्ष्य भी थोड़े से रूप में समझने की ज़रूरत है कि इंग्लैंड उस समय कैसी स्टेज पे था। यानी कि उन्होंने दुनिया भर में कॉलोनियाँ बना ली थी। वहाँ से वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर सकते थे। जैसे कि भारत से कपास वो इंग्लैंड ले जाते हैं और आगे उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन मुख्य बिंदु इस चर्चा का ये है कि ये औद्योगिक क्रांति या कि निरंतर विकास या कि एवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों हुआ, किसी दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहली तो बात ये है, कम से कम 10-12 मुख्य इसके कारण हैं। अगर उनको हम उस पर चर्चा कर लें, उसको समझ लें, तो ये बात अधिकतर स्पष्ट हो जाएगी कि क्या मुख्य कारण थे कि इंग्लैंड के अंदर जो है ये औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक विकास की एक धारा आरंभ हुई जो आज तक चल रही है। तो इसका एक कारण तो ये है कि जितनी भी नई चीजें बनी थी, जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, नई खोज हो रही थी, नए नए यंत्र बन रहे थे, चाहे छोटे या बड़े, वो सब इंग्लैंड में हो रहे थे। तो उसका भी एक महत्वपूर्ण जो है ना इसमें भूमिका है। और इन्हीं के कारण उनके पास में दूसरा कारण ये है कि बहुत बड़ी वो इकोनॉमिक पावर बन चुके थे। तभी तो वो सारी दुनिया में जाकर के व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे। और वो धीरे धीरे आगे चल करके जहाँ व्यापार करने जा रहे थे, वहाँ उन्होंने कॉलोनियाँ बना ली थी, वहाँ से रॉ मटेरियल ला रहे थे, उनको वहाँ से वो स्लेव्स भी ला रहे थे, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसमें हम कोई और जो फैक्ट बेस जो बातचीत है, जो स्थापित है कि क्या-क्या हुआ, किस कारण हुआ, किस समय हुआ, क्या उसमें अलग-अलग कारण थे, उनकी भूमिका थी, और सिर्फ़ उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उनके पास इकोनॉमिक पावर थी, बेहतर उनके पास में जहाज़ थे और दूसरे औज़ार थे, इक्विपमेंट थे, हथियार भी थे, और एक एक कॉन्फिडेंस था या कि एक जिज्ञासा थी दुनिया में घूमने की, देखने की, समझने की, और अननोन खतरों से मुकाबला करने की। ये एक थी, और इसी के कारण ये एक दूसरा कारण था कि वो ही जो प्रवृत्ति थी, वही जो जो अननोन नई-नई चीज़ों से सामना करने की जो एक इच्छा शक्ति थी, अम, वो उसने भी इस औद्योगिक विकास की जो शुरुआत हुई उसमें एक बड़ी मुख्य भूमिका अदा की। अब एक तीसरा मुख्य कारण था कि स्टेबल गवर्नमेंट और इकोनॉमी थी। यहाँ की वहाँ स्थिरता थी, वहाँ पे शांति थी, वहाँ की झगड़े फसाद या कि इंटरनल स्ट्रगल नहीं हो रहे थे, जैसे कि फ्रांस में या यूरोप के दूसरे देशों में शायद किसी न किसी स्थिति में हो रहे थे। लेकिन इसके साथ एक बात ये भी है कि इंग्लैंड कई जगह लड़ाइयाँ लड़ रहा था, लेकिन वो लड़ाइयाँ इंग्लैंड में नहीं हो रही थी, वो कहीं दूर किसी दूसरे देश में हो रही थी। तो ये भी एक मुख्य अ, कारण है कि इंग्लैंड में शांति थी, लोग शांति से अपना काम करते थे। लेकिन उससे पहले ही बहुत उथल-पुथल हो चुकी थी। एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था 1688 के आसपास जो हुआ था। उसके बाद में सारे जितनी भी समस्या थी वो ठीक हो गई थी, और एक पीरियड एक आ गया था, एक समय था जहाँ की शांति थी और स्टेबिलिटी थी। तो लोग बिना किसी दूसरी चिंता के अपना काम कर सकते थे, जबकि दूसरे देशों में रिवॉल्यूशन हो रहे थे और दुनिया भर के जो राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक उथल-पुथल का माहौल चल रहा था। तो ये एक मुख्य बात। तीसरी बात जो है ना वो इंग्लैंड के फ़ेवर में ये है कि वहाँ पे ये था। और एक चौथी बात है कि इंग्लैंड की जो ज्योमेट्री है, एक टापू है, यानी कि चारों समुद्र के चारों तरफ समुद्र है, एक टापू है।
तो उसके कारण हर कोने पे, हर जगह पे वो जो है वो बंदरगाह बन सकते हैं, पोर्ट बन सकते हैं, वहाँ से सामान लादा जा सकता है, बड़ी भारी संख्या में लाया जा सकता है। और दूसरी की बात, वहाँ पे नदियाँ थीं, और तो नदियाँ भी जो है सामान को बने हुए सामान को और रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका काम आना शुरू हो चुका था। तो उसकी ज्योमेट्री अ, भी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने, उसको गति देने में, कॉस्ट कम करने में, कोई भी जो प्रोडक्शन हो रहा था, निर्माण हो रहा था, उसकी कीमत कम करने में इसमें एक मुख्य भूमिका निभाई थी। तो सामान को की ढुलाई एक से दूसरी जगह से आसानी से हो सकती थी। इस तरह की चीज़ें यूरोप के दूसरे देशों में नहीं थी। पांचवी बात, जो कि मुख्य बात है, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभ हुई, उसकी स्थापना हुई, वो है कि जो इंग्लैंड का पॉलिटिकल सिस्टम था, वो व्यापार और उद्यम धर्मिता को बढ़ावा दे रहा था, वो उनकी मदद कर रहा था। वो लीगल सिस्टम था, वो भी अलाउ करता था, वो उनको शक्ति देता था कि कंपनियां बने। प्रॉपर्टी राइट लीगल सिस्टम के द्वारा आ चुके थे। और किसी ने कोई इजाद किया है, कोई आविष्कार किया है, कोई यंत्र बनाया है, तो उसके लिए उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसके भी नियम कायदे कानून बन चुके थे। यानी कि कोई आदमी बड़ा समय लगा के, बहुत धन लगा के, मेहनत करके कोई नया यंत्र या कोई नई तकनीक ईजाद कर रहा था, तो उसको सरकार के नियमों के हिसाब से उसको संरक्षण मिल रहा था कि दूसरे लोग उसकी अंधाधुंध जो है वो कॉपी करके उसने जो काम किया है उसकी जो मेहनत है उसका जो है ना गलत फायदा नहीं उठा सकते। और इसके बाद में एक मुख्य कारण ये भी था कि प्रीसीडिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत होने से पहले इंग्लैंड में एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ी उन्नति हो चुकी थी। और इंग्लैंड एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है बड़े लंबे समय थे। तो उसमें दो तीन चीज़ें हुई थी जिसने कि खेती की पैदावार को बढ़ा दिया था। उसमें मेहनत जितनी लगती थी, जितने लोग लगते थे, उनको कम कर दिया था। तो एक तो क्रॉप रोटेशन था, यानी कि अलग-अलग खेत के 4 3 या 4 हिस्से कर लिए जाते और उसमें अलग-अलग तरह से घुमा-घुमा करके उसमें खेती की जाती। तो उससे बेहतर उनको उत्पादन मिल रहा था और जो भूमि थी, जो कि सॉइल थी, वो भी फर्टाइल रहती थी और उससे आउटपुट बढ़िया आती थी। तो इसी तरह की चीज़ें जो लाइव स्टॉक थी, उनके 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 जो पशु थे, उनके साथ भी उन्होंने की। तो वो उसमें ये भी कर रहे थे कि जो सबसे बड़े जो पशु थे, उनसे ही ब्रीडिंग करवा रहे थे। तो इस तरह से अधिक बड़े और स्वस्थ कैटल और भेड़ें और दूसरे जानवर भी वहाँ पे आ गए थे। और इसमें एक बात में ये भी हुआ कि लोगों को क्योंकि प्रॉपर्टी राइट मिल गए थे, तो जो फार्म थे, जो कि खेत थे, उनकी फेंसिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। उसकी डिमार्केशन हो चुका था कि भई ये ज़मीन इसकी है और वो दूसरी ज़मीन उसकी है। यहाँ यहाँ से बीच में से सड़क जा रही है। तो उसके कारण एक ओनरशिप के कारण भी अब इसमें लोगों को उससे ऊर्जा मिली, उसको उनको हिम्मत मिली कि भई इस इलाके में जो कि मेरा है, गवर्नमेंट की किताबों में मेरे नाम से लिखा हुआ है, तो ये मैं यहाँ पे जो भी चाहूँ, जो भी लीगल काम है वो मैं कर सकता हूँ। तो वो फार्मिंग वगैरह उस जगह कर रहे थे, तो उससे भी प्रोटेक्शन बढ़ा। लेकिन इसमें ये भी हुआ कि बड़े-बड़े जो धनी लोग थे, उन्होंने छोटे जो किसान थे, उनसे ज़मीन खरीद ली। अब छोटे किसानों को जो है ना वो पैसे की ज़रूरत थी। तो वो उन्होंने पैसे लेके वो चल दिए, तो अब वो कहाँ जाए? तो वो लोग बड़े जो शहर हो रहे थे, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी से अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बदलने की इंग्लैंड की शुरुआत हो चुकी थी। तो लोग जो है वो गाँव से अपनी ज़मीन बेच करके या कि बेहतर काम करने के लिए, बेहतर कमाने के लिए वो बड़े शहरों की तरफ
जा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े शहर जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगने की, यानी कि ऑर्गेनाइज़ मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो चुकी थी, वहाँ पे लोग आ रहे थे जिनको काम चाहिए था। तो ये जो लैंड और क्या कहते हैं, लेबर और कैपिटल, उसमें से एक चीज़ की पूर्ति हो रही थी, क्योंकि मर्केंटाइलिज्म आ गया था। तो उसके कारण कई तरह की पूंजी, वो जो है वो सिस्टमैटिक रूप में वहाँ पे व्यापार करने के लिए, उसमें निवेश करने के लिए मौजूद थी। तो एक अगला महत्वपूर्ण है कि इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग। प्रिंटेड न्यूज़पेपर और किताबें भी बहुतायत से वहाँ छपने लगी थी। तो कोई भी जानकारी होती, वो साइंस या टेक्नोलॉजी की होती, या किसी दूसरे सामाजिक विषय की, या कि राजनीतिक विषय की होती, वो लोगों के पास में, अधिक से अधिक लोगों के पास में पहुँचने लगी थी। तो 1790 के आसपास आप देखिए कि सिलेंडर प्रेस का आविष्कार हुआ। तो सिलेंडर प्रेस जो है अखबार छापने में काम आने लगी। तो उस ज़माने में करीब 1500 लोगों के पास में टाइम्स जो अखबार है वो पहुँचता था रोज़। हो सकता है 15 से ज़्यादा उसको पढ़ते हों, जैसा आज भी होता है, एक जगह अखबार आ जाता है, उसमें 2-3 लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन 1500 लोग उसको खरीद पाते थे। लेकिन क्योंकि लगातार उसमें उन्नति हो रही थी, नई-नई चीज़ें आ रही थी प्रिंटिंग में और प्रोडक्शन में, तो ये सब बढ़ते-बढ़ते ये हुआ कि 1850 के आसपास ये 1500 जो कॉपी बिकती थी टाइम्स की, अब वो 40,000 या 50,000 छपने लगी। यानी कि जो भी जानकारियाँ थी, वो उनका डिस्पर्सल होने लगा। एक आदमी से जानकारियाँ हज़ारों लोगों तक पहुँच रही थी, उससे वो कुछ सीख रहे थे, उससे कुछ समझ रहे थे, उन्हें काम करने की कोई सूचना या कोई जानकारी मिल रही थी, उनकी हिम्मत बढ़ रही थी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो और नॉलेज शेयरिंग है अखबारों के ज़रिए और पुस्तकों के ज़रिए ये शुरू हो चुका था। तो इसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे पीस थी, वहाँ पे शांति थी, लोग अपने काम कर रहे थे और कानून और व्यवस्था पहले से बेहतर थी। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। और ये सब होते-होते जो 1750 आसपास, यानी कि जब शुरुआत हुई कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस हैं वो गति पकड़ी उन्होंने, तो वो ये हो गया था कि इंग्लैंड को दुनिया की वर्कशॉप एक तरह से माना जाने लगा था। तो वो एक उनकी इमिनेंट पोजीशन थी, जो जो उनको एक स्थान मिला था, एक नॉलेज नेशन के लिए, कि वर्कशॉप है, वहाँ पे सब लोग काम धंधा करने जानते हैं और उससे दूसरे लोग सीख सकते हैं। ये भी एक कारण रहा कि ये एक उत्साह था, ये एक वातावरण था। और दूसरा और 10वां कारण ये भी है कि इंग्लैंड के पास में दुनिया भर में एक वास्ट कॉलोनियल एम्पायर था। वो जहाज़ों से निकल पड़े थे, उन्होंने जाके व्यापार किया था, उसके बाद के अंदर वहाँ पे उन्होंने राज भी करना शुरू कर दिया था, जैसे कि हिंदुस्तान में किया और दूसरी जगह किया। तो जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कि रेवोल्यूशन हम उसको कहते आए हैं, एवोल्यूशन उसको शायद कह सकते हैं, तो वो जब आरंभ होने की शुरुआत में था, तो एज ऑफ इम्पीरियलिज्म, यानी कि एम्पायर इंग्लैंड का सारी दुनिया में फैल चुका था। वहाँ से उनको जो कुछ फ़ायदे हो रहे थे व्यापार के ज़रिए, रॉ मटेरियल के ज़रिए, सामान बेचने के ज़रिए और कई तरह के व्यापार करने के जो उनके पास में साधन थे, जो उनके पास में उस समय शक्ति आ गई थी, उसका भी ब्रिटेन में ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेवोल्यूशन हुआ, उसमें एक मुख्य भूमिका रही। तो उस समय तक, यानी कि 1700 में जब ये शुरू हुआ, उस समय इंग्लैंड के बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, इजिप्ट में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तक इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, और उससे जो भी उनको मदद मिल सकती थी, फ़ायदे मिल सकते थे, वो सब हो रहा था। और फिर ये भी है कि रॉ मटेरियल, तो इंग्लैंड को के पास में कॉटन आ रही थी, हिंदुस्तान से जा रही थी,
और जगह से भी दूसरे रॉ मटेरियल जा रहे थे। खुद उनके पास में बहुत बड़ा कोयले का भंडार था जो दूसरों के पास नहीं था। और एक मुख्य बात है कि उस कोयले को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके पास के अंदर उनकी शेप ही ऐसी है, उसकी ज्योमेट्री ऐसी है इंग्लैंड की, कि चारों तरफ से जो है ना वो जहाज बंदरगाह बन सकते हैं, पोर्ट बन सकते हैं, वहाँ से जहाज़ों के जरिए बड़ी मात्रा में कोल को इधर से उधर ले जाया जा सकता है, उसकी ढुलाई की जा सकती है। उसके बाद में नदियों का जाल भी था कुछ क्षेत्रों में, जिसने इस काम में बड़ी मदद की। और फिर उनके पास रॉ मटेरियल में कोल तो था ही, फिर आयरन, लेड, कॉपर, टिन, लाइमस्टोन और वाटर पावर का तो इस्तेमाल शुरू हो ही चुका था। सबसे पहले कपड़ा बनाने को गति देने के लिए वाटर पावर, वाटर व्हील का इस्तेमाल हुआ था। उससे जो इंडस्ट्रियल शुरुआती दौर देखें तो वो कपड़े बनाने में, वस्त्र उद्योग में अधिक गति और से काम करने की शुरुआत वाटर पावर से हुई थी बाद में। और दूसरी पावर का, स्टीम पावर का भी उसके अंदर इस्तेमाल होने लगा था। उसने पूरी तरह से दुनिया को बदल दिया, लेकिन ये बहुत धीरे-धीरे हुआ। अब इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट रेवोल्यूशन एवोल्यूशन है, उसके अंदर हम समझेंगे स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन तो थॉमस न्यूकोमैन ने 1712 में ही बना लिया था। उससे कई जगह उसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसमें बहुत सारी संभावनाएँ बहुत थी, लेकिन उसमें अभी बहुत सारे सुधार होने थे। लेकिन ये सुधार कोई 1-2 साल, 10 साल में नहीं हुए। इसको सुधार होने में 50-60 साल का समय लग गया। वो जेम्स वॉट ने किया 1970 के आसपास आते हुए, 65 और 70 के पास में, जब उन्होंने जो थॉमस न्यूकोमैन का जो स्टीम इंजन था उसमें बदलाव करके, उसमें बेहतरी करके और उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि के अलग-अलग क्षेत्रों में उसका इस्तेमाल होने लगा। और आगे जाके तो वो इतनी जगह के इस्तेमाल हुआ कि उसने ट्रांसपोर्टेशन और मशीनें जो चलती हैं उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही बदल दी। तो ये थे कुछ कारण जिनके कारण अ, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक क्रांति वगैरह जो भी उसे कहते हैं, वो इंग्लैंड में क्यों आरंभ हुई, उसके 10-12 मुख्य कारण हैं। हमें आशा है कि ये छोटी-सी चर्चा जो कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कि डेवलपमेंट के संबंध में है, आपको पसंद आई होगी। आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर पसंद आए तो अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या डेवलपमेंट जो भी उसे कहें, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण एक प्रश्न भारत में जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, जो परीक्षाएँ होती हैं, जो स्टेट सिविल सर्विसेज की हैं या आईएएस की हैं, यूपीएससी की, उसमें अवश्य आता है। तो इसमें हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो 4 फेज़ हैं, उसको बहुत ही विस्तार से बीच-बीच में उस पे चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे, समझेंगे कि वो किस तरह से हुआ और किस तरह से 250 या 270 साल में पूरी की पूरी दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या डेवलपमेंट के कारण बदल गई। तो ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं बात 25 की अगली बात में। नमस्कार।